हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सृजन में। मैं रजनी तिवारी आज महिला लेखिकाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तीसरी कड़ी को जोड़ते हुए उषा प्रियमवदा जी के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। आज हम उषा प्रियमवदा जी के परिचय, उनकी साहित्यिक कृतियों और उनके उपन्यास एवं कहानियों में से कुछ प्रमुख जो एनटीए नेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं परीक्षोपयोगी हैं, उनके कथानक के विषय में एक लघु चर्चा भी करेंगे। उषा प्रियमवदा जी का जन्म 24 दिसंबर 1930 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शैक्षिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। काफी होनहार छात्रा थी ये और इन्हें बाहर जाने का, विदेश जाने का मौका भी मिला, इसीलिए इन्हें हम प्रवासी हिंदी साहित्यकार भी कह सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि उषा प्रियमवदा जी का वास्तविक नाम उषा सक्सेना है। 3 साल दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापन के बाद फुल टाइम स्कॉलरशिप इनको मिली और यह अमेरिका चली गई। वर्तमान में मेडिसिन में दक्षिण एशियाई विभाग में प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद ये स्वतंत्र भ्रमण कर रही हैं। उषा प्रियमवदा के साहित्यिक अवदान की विशेषताएं। उषा प्रियमवदा जी के कथा साहित्य में शहरी परिवारों के बड़े ही अनुभूति प्रवण चित्र हैं और आधुनिक जीवन की उदासी, अकेलेपन, ऊब आदि का अंकन करने में उन्होंने अत्यंत गहरे और यथार्थ बोध का परिचय दिया है। उषा प्रियमवदा जी पद्म भूषण, डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार तथा ढीगरा फाउंडेशन हिंदी चेतना का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित है। यह सम्मान उन्हें उनके समस्त साहित्यिक अवदान के लिए दिया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, सबसे पहले हम कहानी संग्रह के विषय में बात करेंगे। कहानी संग्रह है इनका मेरी प्रिय कहानियां, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, संपूर्ण कहानियां, वनवास। उषा प्रियमवदा जी के प्रसिद्ध उपन्यास। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भया कबीर, उदास। इनकी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी भी है वापसी। इनकी कहानियां 2 प्रकार की हैं। प्रारंभिक कहानियां मध्य वर्गीय नारी जीवन के विविध आयामों को रेखांकित करती हैं। परिवार में द्वंद्वात्मक स्थिति, मानसिक तनाव, संघर्ष, पीड़ा, निराशा और हताशा के क्षणों को जीती नारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तालमेल बिठाने का अथक प्रयास करती है। इन सब का प्रभाव उसके रागात्मक संबंधों पर भी पड़ता है, जिससे उसकी पीड़ा अधिक गहराती है। लेखिका ने यथासंभव तटस्थ करते हुए नारी जीवन के विविध और सजीव चित्र उकेरे हैं। इन कहानियों का उषा जी के ये जो कहानियां हैं, इन पर उषा जी के निजी अनुभवों का असर भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए इनके चित्र अत्यंत सजीव और मार्मिक हैं। शैशव में ही पिता के वात्सल्यपूर्ण संरक्षण से वंचित उषा जी ने अपनी वैधव्य अभिशप्त मां की उपेक्षा, अवहेलना, अपमान, तिरस्कार एवं पीड़ा को देखा था और किसी हद तक वे इसकी भुक्तभोगी भी थी। इसकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छाया उनकी प्रारंभिक कहानियों में देखी जा सकती है। जिंदगी और गुलाब के फूल की कहानियों के विषय में श्री देवी शंकर अवस्थी का अभिमत है, जिंदगी और गुलाब के फूल की कहानियां कहीं भी नए तरीक के पाठक की मांग नहीं करती, सामान्य अनुभवों को इस तरह नया संदर्भ देती हैं
कि पाठक को कहीं भी संसारगत धक्का नहीं लगता। उनके समकालीन साहित्यकारों ने नारी के संत्रस्त जीवन के प्रति संवेदना रखते हुए भी उसके द्वारा भोगी जाने वाली शारीरिक मानसिक यातनाओं का अंकन नहीं किया। उनकी संभ्रांत लेखनी इस विषय में संकुचित और कुंठित ही रही। उषा प्रियंवदा जी ने अपने लेखन में साहस का परिचय दिया है। अपने जीवन, परिवार और समाज में परिवर्तन लाने के साथ ही वे सदियों से उपेक्षित सड़े गले रीति रिवाजों और मान्यताओं मर्यादाओं के थोथे आवरण में जकड़ी छटपटाती नारी की मुक्ति और उसे स्वतंत्र अस्मिता की पहचान कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। लंबे समय से विदेश में रहने के कारण उषा जी के लेखन पर पाश्चात्य संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। औद्योगिकीकरण के साथ ही मशीनी संस्कृति ने मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। नित्य प्रतिदिन विभिन्न समस्याएं उसके सामने मुंह बाएं खड़ी मिलती हैं। पारिवारिक, नैतिक, आर्थिक मूल्यों के विघटन से उत्पन्न समस्याओं से जूझते उसका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अपने अस्तित्व पर मंडराते हुए इन खतरों से बचने, अपने व्यक्तित्व को खोजने, पहचानने के लिए उसे परंपरागत रीति रिवाजों, मृतप्राय रूढ़ियों तथा मान्यताओं को अस्वीकार करना और नवीन प्रतिमानों को गढ़ना अनिवार्य हो गया है। जिंदगी और गुलाब के फूल की पहली कहानी ही अर्थोपार्जन करने में सक्षम नारी और बेकारी की मार से बेहाल पुरुष के जीवन में आई संबंधहीनता को व्यक्त करती है। कथानायक सुबोध आत्मसम्मान को ठेस लगने के कारण नौकरी से त्यागपत्र दे देता है। वह कमाऊ पूत से एक निठल्ला युवक बन जाता है। घर में पूर्व प्राप्त सुविधाओं से वंचित किया जाने पर स्वयं ही अपनी छोटी किंतु कमाऊ बहन वृंदा के समक्ष स्वयं को महत्वहीन समझने लगता है। उसके लिए घर, परिवार और उससे जुड़े सारे नाते रिश्ते समाप्त प्राय हो जाते हैं। सुबोधहीन ग्रंथि का शिकार हो तीव्र मानसिक अंतर्द्वंद में जीने लगता है। घर में सुबोध से नौकरों जैसा ही व्यवहार किया जाता था। उसके मान सम्मान की किसी को परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि बेटे का गुणगान करते हुए ना थकने वाली माँ की भी दृष्टि अब बदल जाती है। वह कमाऊ बेटी को अधिक महत्व देने लगती है। अपने पूर्व प्रतिष्ठित पद से बेदखल किए गए सुबोध की आहत मानसिकता का अंकन करते हुए उषा प्रियंवदा जी ने पूर्ण सहानुभूति का परिचय दिया है। उनके अनुसार उसकी सारी चीजें वृंदा के कमरे में जा चुकी थी। सबसे पहले पढ़ने की मेज, फिर घड़ी, आराम कुर्सी और अब कालीन और छोटी मेज भी। पहले अपनी चीज वृंदा के कमरे में सजी देख उसे अटपटा अटपटा लगता था। उसका पुरुष हृदय घर में वृंदा की सत्ता को स्वीकार ना कर पाता था। उसका चोट खाया अहम अंततः विस्फोटक रूप धारण कर लेता है। एक पखवाड़े पश्चात भी जब उसके गंदे कपड़े धोबी को नहीं दिए जाते तो उसके क्रोध का भीतर ही भीतर सुलगता लावा उबल पड़ता है। तुम माँ बेटी चाहती क्या हो? आज मैं बेकार हूँ तो मुझे नौकरों सा बर्ताव किया जाता है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। इस कहानी के माध्यम से उषा जी ने बदलते सामाजिक परिवेश और आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति को दर्शाया है। शिक्षा के कारण आधुनिकता ने संबंधों के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। प्रेम और विवाह के स्थायी और पवित्र रिश्तों का स्थान अब मुक्त भोग ने ले लिया है। मोहबंद कहानी में नीलू और अचला शिक्षित आधुनिकता के रंग में रंगी ऐसी आधुनिकाएं हैं जिन्हें पुराने घिसे पिटे नैतिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, पर वे दुविधाग्रस्त भी हैं क्योंकि अपने द्वारा जिए गए पुराने मूल्यों को त्यागना भी वे नहीं चाहती हैं और नवीन मूल्यों और मान्यताओं की रचना व स्थापना भी करना चाहती हैं। आस्था अनास्था का द्वंद उन्हें चैन से नहीं जीने देता। लेखिका परंपरागत मूल्यों के सर्वदा विघटन की पक्षधर नहीं है।
रूढ़ निष्कर्षों से बचते हुए वे विवेकपूर्ण जीवन जीने की सहमति देती हैं, क्योंकि उनके अनुसार शिक्षित जिज्ञासा ही यथार्थ को पकड़ सकती है तथा मनुष्य की चिंतन क्षमता और दृढ़ संकल्प शक्ति ही विकसनशील जीवन मूल्यों की संरचना कर सकते हैं। वे भारतीय और पाश्चात्य मूल्यों के समन्वय करने का प्रयास करती हैं। एक प्रवासी हिंदी साहित्यकार होने के चलते इन्होंने लंबे समय तक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के रहन सहन को देखा, जिया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये वहाँ के खोखले जीवन से परिचित थी और अपने साहित्य में उन्होंने उसको भी दिखाया है। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है वापसी, जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके माध्यम से इन्होंने जो उनका मूल उद्देश्य है उसको कहा है। प्रोफेसर नामवर सिंह ने 7वें दशक की इसको सबसे नई कहानी माना है। इसमें तथा जिंदगी और गुलाब के फूल के सुबोध की कहानी में बहुत सारी समानताएं हैं। कहानी के प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू, जो 35 वर्ष तक नौकरी करने के बाद एक निश्चित आयु में ही सेवानिवृत्त होते हैं, किंतु उनकी संस्कारहीन संतानों को वृद्धावस्था में घर लौटा किंतु अर्थोपार्जन ना करने वाला पिता बोझ लगने लगता है। उपेक्षा, तिरस्कार और अवहेलना तो उनको नित्य ही मिलती है और घरेलू मामलों में कुछ भी बोलने का हक भी उनसे छीन लिया जाता है। जब वो सेवानिवृत्त होकर लौटे थे तो उनके मन में बहुत सारी आशाएं और स्वप्न थे, वो सब धराशायी हो गए। कुर्सियों को दीवार तक सरसराकर अस्थायी सदस्य के लिए डाली गई चारपाई की तरह अपनी चारपाई पर पड़े अकेले, उनका जो स्वयं के प्रति अपना जो अस्तित्व था वो तक उन्हें निरर्थक लगने लगा। उनको समझ में आ चुका था कि इस घर में उनको कोई भी पसंद अब नहीं करता है। लेखिका ने बड़े ही स्पष्ट रूप से ये सब दर्शाया है कि देसी हो या विदेशी, नई पीढ़ी संस्कारहीन है, आत्मकेंद्रित है और बड़ी ही स्वार्थी है। उपयोगितावाद और उपभोक्तावाद की लहर उन पर हावी है। गजाधर बाबू जिस सम्मान के हकदार थे, सेवानिवृत्त गजाधर बाबू नहीं रहे। जिस परिवार के लिए जीवन भर खटते रहे, उनकी आंखों में अब वह खटकने लगे थे। उषा जी की जितनी बेहतर कहानियां हैं उतनी ही बेहतर इनकी औपन्यासिक कृतियां भी हैं और ये भी कहानियों की तरह ही बहुत लोकप्रिय रही है। इनका एक उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें 1962 में प्रकाशित हुआ। यह उषा जी का पहला उपन्यास है। इसमें कलात्मक परिपक्वता, संवेदनशीलता और आधुनिकता के बोध हमें पूर्णतः दिखाई देता है। निम्न मध्यम वर्गीय भारतीय स्त्री के जीवन के संतराश और अकेलेपन से उत्पन्न छटपटाहट और मानसिक यंत्रणा, अर्थाभाव के कारण चाहते हुए भी कुछ ना कर पाने की विवशतापूर्ण स्थिति का बड़ा ही यथार्थ वर्णन हुआ है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई गई हैं जो कि एक महिला अपने जीवन में भोगती है चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे। ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी सुषमा की, जो अपनी परिवार के छोटे भाई बहनों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेती है। कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में अध्यापन करते और छात्रावास वार्डन के रूप में रहते हुए 35 वर्ष बिना किसी पुरुष के साथ के काट देती है, पर अवसर आने पर अपने से आयु में 5 वर्ष छोटे नील से उसे प्रेम हो जाता है और अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है और उससे विवाह भी करना चाहती है। लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब करना सही नहीं होगा और वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि एक कमाऊ लड़की उससे दूर हो जाए। सुषमा की मौसी जो है वो जानती है कि मेरी बहन बहुत संकुचित और रूढ़िग्रस्त मानसिकता से परिचित है। वह जानती है कि उसे सुषमा का प्रेम विवाह करना कभी स्वीकार नहीं होगा। सुषमा स्वयं विवाह के प्रति अनिच्छा जाहिर कर इस विवाद को समाप्त कर देती है। इसमें उषा जी ने दिखाया कि किस तरह एक महिला खुद में घुटती रहती है और अपने सपनों का गला दबाती रहती है। सुषमा की आत्मनिर्भरता ही उसके लिए अब अभिशाप बन जाती है। लेखिका ने भारतीय समाज की स्वार्थपरता और संकीर्णता का बड़ा ही यथार्थ अंकन किया है। सुषमा सदृश अनेक भारतीय युवतियों को ऐसा अभिशप्त और एकांकी जीवन काटना पड़ता है। लोक लाज का भय भी उनकी खुशियों का गला घोट देता है। यहाँ तक कि शिक्षित और कामकाजी स्त्रियां भी पर निंदा और पर पीड़ा में बड़ा आनंद लेती हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में कभी परहेज नहीं करती हैं। लेखिका ने संबंधों और जीवन मूल्यों के विघटन के कारणों की पड़ताल कर आर्थिक दबाव को एक सीमा तक इसके लिए जिम्मेदार माना है।
आर्थिक दबाव के कारण ही एक शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्री भी कर्तव्य और प्रेम में से एक के चयन की व्यवस्था से ग्रसित होकर अपनी आकांक्षाओं का गला घोट खंडित व्यक्तित्व के रूप में जीती है। नवीन परिपक्व भावबोध और सदी भाषा ने इस कृति को बड़ा ही रोचक और प्रभावशाली बना दिया है। इनका एक अन्य उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। इसमें संपूर्ण जीवन जो है पुरुष सत्ता के अधीन रहने वाली नारी के प्रति पुरुष की मानसिकता को चुनौती दी गई है। वर्तमान संदर्भ में नारी की अस्मिता स्थापित करने का यह उपन्यास प्रयास करता है। शिक्षित, आत्मनिर्णय लेने में समर्थ, आधुनिक कथानायिका किसी अन्य द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों और निर्णयों को स्वीकार करने के स्थान पर स्वयं अपने जीवन की दिशा निर्धारित करना चाहती है। पिता के आदेशों के विपरीत वह विदेशी पत्रकार डैन से मित्रता करती है। 1 साल तक उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, बट उससे शादी नहीं करती। वह प्रतिबंधों से मुक्त स्वच्छंद जीवन जीने की आकांक्षी है और हठधर्मी रूढ़िवादी समाज तथा उसके द्वारा स्थापित नूतन मूल्यों से जूझते और उन्हें तिरस्कृत कर स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण करने की शक्ति और आत्मदृढ़ता से युक्त है। इनके सभी उपन्यासों में नारी सशक्तिकरण, स्त्री विमर्श दोनों ही हमें देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत, बच्चन, धर्मवीर भारती जैसे साहित्यकारों और समसामयिक समीक्षकों से प्रभावित होते हुए भी उषा प्रियंवदा जी की खासियत यह भी है कि उन्होंने अपने मौलिक चिंतन को हमेशा प्राथमिकता दी है। किसी की उंगली पकड़कर चलना उन्हें कभी स्वीकार नहीं था, अतः इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। तो मित्रों, आज हमने चर्चा की थी उषा प्रियंवदा जी की जीवन परिचय और उनके रचना संसार के विषय में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसकी सराहना कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई सुझाव है तो प्लीज़ अपने सुझाव मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।